इतिहास में देशों के बीच लड़ाइयां होती रहीं, जिससे सैनिकों को अपनी रक्षा के लिए नए तरीके ढूंढने पड़े। इससे मजबूत लड़ाई की ढालें भी बनी। लेकिन हजारों सालों में अलग अलग संस्कृतियों ने अपनी ढालों को कई खास मकसदों के लिए बदला। इससे कुछ हैरान करने वाली ढालें भी बनी, जिन्हें शायद आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। भालू से लड़ने वाली कांटेदार ढाल से लेकर पूरी तरह पावर्ड एक्सोस्केलेटन तक, आइए देखें इतिहास की सबसे शानदार ढालें। नो हेलमेट। 14वीं से 15वीं शताब्दी में जर्मनी ने अपने मधुमक्खी पालने वालों को हथियारों से लैस करने का फैसला किया। अरे यार, पर क्यों? और ये है क्या? ये भयानक मधुमक्खी पालने वाले के हेलमेट जैसा लगता है, लेकिन ये बल्ब जैसे जालीदार हेलमेट कोलबेन हेल्म कहलाते थे। इन्हें घुड़सवार टूर्नामेंट के खिलाड़ी पहनते थे, जो लाठी, कुंद तलवारों या कोलबेन से लड़ते थे, इसलिए इनको कोलबेन नाम मिला। ये डरावने फेस केज कई आकारों में थे, लेकिन कुछ बचे हुए बड़े हेलमेट करीब 19 इंच ऊंचे, 10 इंच चौड़े और 6 किलो से ज्यादा भारी थे। यानी आपके सिर पर बड़ी खोखली बॉलिंग गेंद पहनने जैसा। इस तरह की टूर्नामेंट ढालें अक्सर पहनने वाले को एक जगह जकड़ देती थीं। तो इतने वजन के साथ ये शायद सबसे आरामदायक तो नहीं थे। लोहे से बनी कुछ ढालों पर कैनवास और जेसो से फूलों के डिजाइन बनाए जाते थे। अंदर से पैडिंग होती थी ताकि चोटों से बचा जा सके। जितनी शानदार ये दिखती थी, नाजुक सजावट की वजह से इनमें से बहुत ही कम आज तक बची हैं। अरे यार, अब मधुमक्खियों के सम्मान के लिए कौन लड़ेगा? मछली की ढाल। मुझे मछली खाना पसंद है, लेकिन मैंने कभी मछली को ढाल की तरह नहीं पहना, जैसा किरिबाती के लोग करते थे। ये समुदाय करीब 5000 साल पहले माइक्रोनेशिया के किरबाती द्वीप पर पहुंचा था। सामग्री की कमी के कारण इन चतुर लोगों ने बरनताउटी बनाया, जो सूखी मछली के अवशेषों से बनी ढाल थी। हेलमेट बनाने के लिए पफा फिश को पकड़कर दफनाया जाता था और 1 हफ्ते में वो सूखकर सख्त कांटेदार त्वचा बन जाती थी। वो नारियल की रस्सी से सीने और पीठ की ढालें बुनते थे और शार्क के दांतों से जड़ी लकड़ी की तलवारों के साथ सेट पूरा करते थे। ये सब प्राकृतिक चीजों से बना है, लेकिन कितना जबरदस्त है यार। ये बरनताउटी भले ही शानदार दिखती थी, पर लड़ाई के लिए ये ढालें ज्यादा कारगर नहीं थी। इसे पहनने वाले योद्धा को लड़ाई में सहारे की जरूरत पड़ती थी और ढाल एक जोरदार झटके से टूट जाती थी। शायद इसका इस्तेमाल पारंपरिक लड़ाइयों और समारोहों के लिए होता होगा। फिर भी अगर कोई इस डरावने पहनावे में मुझे लड़ने की चुनौती देगा, तो भाई मैं तो फौरन ही हार मान लूंगा। ब्रूस्टर बटालियन बॉडी शील्ड। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिकी डॉक्टर गाय ब्रूस्टर कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने वही किया जो कोई आम आदमी करता। उन्होंने अपनी खुद की ढाल बनाई। इसमें एक बड़ी शील्ड जैसी बॉडी प्लेट थी, 0.2 इंच मोटी, कंधे के बक्कल से बंधी हुई और एक बाल्टी जैसे हेलमेट के साथ, जो सिर को हर कोण से बचाता था। अप्रैल में ब्रूस्टर ने इसे दिखाने के लिए ढाल पहनी। उन्हें हथौड़े से मारा गया, फिर मशीन गन से गोली मारी गई। सौभाग्य से परीक्षण सफल रहा। ब्रूस्टर ने कहा कि गोलियों का असर हथौड़े के झटके का सिर्फ 10वां हिस्सा था, लेकिन 18 किलो की भारी ढाल पहनना काफी अजीब था और हेलमेट से दिखाई कम देता था। यानी ये लड़ाई के लिए बेकार थी। साथ ही 1917 तक युद्ध खत्म होने वाला था, तो ढाल कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई। बड़ा अफसोस हुआ। ब्रूस्टर बटालियन नाम में तो दम है मेरे भाई। छोटा मुंह पावरफुल जबड़े। दोस्तों, मुझे कुछ भी डरावना नहीं लगता, जैसे कोई डरावना मास्क पहन कर निकले, लेकिन अगर यह आदमी मुझ पर हमला करे तो भैया मैं पूरी तरह से डर जाऊंगा। यह ढाल पारंपरिक रूप से टलीगेट जनजाति पहनती थी, जो दक्षिण पूर्वी अलास्का और आसपास के द्वीपों पर 8000 ईसा पूर्व से रहते थे। ये जवान बिना स्लीव का चमड़े का कोट पहनते थे, जो शरीर के हिसाब से फिट होता था। साथ में लकड़ी का कॉलर और हेलमेट, जो इंसान या जानवर के चेहरों को दिखाता था और दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए बनाया गया था। मैं उनका दुश्मन नहीं, पर फिर भी डर गया। अगर कोई हमला करता तो योद्धा कंधे उठाकर कॉलर और हेलमेट को जोड़ लेता और चेहरा बचा लेता। ताकत दिखाने के लिए योद्धा दांतों से कॉलर के अंदर की छोटी लकड़ी पकड़कर उसे चेहरे तक ऊपर रखता था। अगर जबड़े में ताकत ना होती तो कॉलर गिर जाता और चेहरा खुला रहता। यार, उन योद्धाओं के जबड़े तो गजब के रहे होंगे। फैंटास्टिक फिलिप्पो।
अगर आप आज अलग दिखना चाहते हैं तो जॉर्जिया अरमानी या कैल्विन क्लेन जैसे मशहूर डिजाइनर्स के कपड़े पहनेंगे। लेकिन 16वीं शताब्दी में सबके जुबान पर बस एक ही नाम था, फिलिप्पो नेग्रोली। उनकी ढालें युद्ध के लिए बेकार थीं, लेकिन इतनी शानदार थीं कि अमीर लोग परेड और समारोहों में दिखावे के लिए इनको खरीदते थे। जब चार्ल्स पंचम तत्कालीन होली रोमन सम्राट ने नेग्रोली से बर्गुनेट यानी फैंसी हेलमेट मांगा तो नेग्रोली ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम करके दिया। ये गोल्डन बर्गनेट चमकदार धातु से बारीकी से तैयार किया गया था और बाल असली सोने से सजाए गए थे, जिनका वजन करीब 3.6 किलो था। भले ही ये साइक्लोप्स के लिए बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन माना जाता है कि इसमें फेस प्लेट का एक हिस्सा और था जो आंखों और नाक को बारीकी से दिखाता था। सम्राट के चेहरे को पूरी तरह से ढकता, पर किसी कारण से वो हिस्सा कभी बना नहीं। खैर, कम से कम ठुड्डी वाला हिस्सा तो ढका ही है। भगवान जाने, शायद उनको इसकी जरूरत पड़ी होगी। गैरिश गैटलेट्स 15वीं शताब्दी के अंत से 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक होली रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन पहला शासक था। उनका नॉर्मल शरीर था और नाक पैनकेक जैसी। भाई, सम्राटों और अजीब चेहरों का ये चक्कर है क्या? खैर, चेहरों से हटकर इस सम्राट को ढालें बहुत पसंद थीं, जैसा कि आप इन शानदार स्टील से बने गॉन्टलेट्स को देख ही सकते हैं। भाई साहब, क्या ये आदमी मिडिल अर्थ में होबिट्स को डराने निकला था? लेट गॉथिक स्टाइल का मतलब है कि इन्हें शायद 1490 के आसपास बनाया गया था या 1520 के दशक में उन जटिल फूलों वाली नक्काशी के साथ। लेकिन ये सिर्फ पागल दिखने वाले गॉन्टलेट्स नहीं थे जो मुझे मिले। मई 2023 में मैं फेसबुक पर अपनी चाची के खतरनाक कोट्स पढ़ रहा था, तभी मुझे ये कांटेदार गॉन्टलेट्स नजर आ गए। एशियंट एक्सप्लोरर्स ग्रुप का दावा है कि ये 300 ईसा पूर्व के हैं, किसी इंडो पर्शियन साम्राज्य से। लेकिन मुझे यकीन नहीं था। पहले तो 2300 साल पुरानी ढालों के लिए बहुत ही अच्छी हालत में, मतलब उस समय की दूसरी चीजों के मुकाबले। दूसरी बात, पर्शियन वॉर हैमर कॉस्प्ले गूगल करने पर वैसी तस्वीरें मिलती हैं। हाँ भैया, मुझे शक तो है, पर फिर भी ये शानदार लगते हैं और लड़ाई के लिए बेकार, लेकिन पीठ खुजाने के लिए बहुत ही बढ़िया। भाई, क्या आप जानते हैं कि असल में है क्या? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। मार्ले एंड मेल। ठीक है, अब तक हम जानते हैं कि इंसानों को ढालों की जरूरत थी, लेकिन पता चला कि हमारे जानवरों को भी जरूरत पड़ती थी। आदमी का सबसे अच्छा दोस्त कुत्ता होता है। कम से कम 3000 साल से प्राचीन सभ्यताओं के युद्धों में शामिल रहा है ये। जापान के एडो काल की 18वीं शताब्दी में एक अनोखे समुराई ने अपने कुत्ते के लिए लकड़ी के मास्क सहित पूरी ढाल बनवाई थी। ये शायद सिर्फ समारोह के लिए थी, लेकिन स्पेनिश कॉन्विस्टाडोर्स ने अपने कुत्तों के लिए जो ढालें बनाई वो निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी। 16वीं शताब्दी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब स्पेनिश ने अमेरिका पर हमला किया, बताते हैं कि उन्होंने कुत्तों को नुकीले कॉलर पहनाए जो गर्दन और पैरों पर बंधे थे, ताकि उनके हमले और घातक हो जाएं। अगर हम 300 ईसा पूर्व तक जाएं तो रोमन्स के मोलोसियन फाइटिंग डॉग्स को पूरी ढालें पहने बताया गया है। हालांकि समय के साथ इसे प्लेट, स्केल या चमड़े की ढाल के रूप में देखा गया था। लेकिन अगर आप कुत्ते पालने वाले नहीं हैं, क्या बिल्लियों को कभी ढाल पहनाकर युद्ध में भेजा है आपने? इतिहासकारों के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ, पर कनाडाई कलाकार जेफ डी बोयरर वो नहीं रुके। 90 के दशक में जेफ ने 15वीं शताब्दी की कुत्तों और घोड़ों की ढालों से प्रेरित होकर एक बैटल कैट के लिए बारीकी से ढाल बनाई। यह मध्यकालीन यूरोपियन स्टाइल में है, जो काफी अजीब है, क्योंकि मैं जेफ होता तो इसे फर्सियन शैली में बनाता मेरे भाई, समझे? फर बिल्ली की तरह। हाँ, इस मजाक के लिए मैं आपके कमेंट्स देखना चाहूंगा भाई। हाथी का अनोखा कवच। वो कहते हैं बड़ा हमेशा बेहतर होता है, और शायद इसीलिए युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल होता था। हाथी दुश्मन की कतारों को तोड़ने और डर पैदा करने के लिए थे, लेकिन इन जीवित टैंकों को भी सुरक्षा चाहिए थी। देखिए ये ढाल, जो 17वीं या 18वीं शताब्दी के भारत में एक एशियाई हाथी के लिए बनी थी। बची हुई ढाल में चमड़े और धातु की करीब 6000 प्लेटें हैं, लेकिन पूरी होने पर लगभग 8000 होती, जिनका वजन 118 किलो था, यानी 40 मिट्टी की ईंटों जितना। अगर ये पूरी होती, फिलहाल 2 बॉडी पैनल गायब हैं, तो वजन लगभग 159 किलो से ज्यादा होता। गायब हिस्सों के बावजूद ये पशु ढालों में सबसे बड़ी होने का गिनीज रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें टस्क से बनी तलवारें भी थी, जो हाथी के दांतों पर लगाई जाती थी। दक्षिण एशिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से 19वीं शताब्दी तक हाथी युद्ध में थे। इनका इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने या उनके हमले रोकने के लिए होता था, लेकिन मुख्य वजह थी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। जरा सोचिए,
आप यूरोपीय सैनिक हैं जिसने कभी हाथी नहीं देखा और फिर ये सामने आ जाए तो क्या होगा। भालू पर शिकार। किसी भी चीज पर नुकीले कांटे जोड़ने से वो 1000 गुना ज्यादा खतरनाक लगती है, खासकर जब वो पहले से ज्यादा डरावनी हो। हे भगवान, ये 2 हिस्सों वाला चमड़े का हंटिंग सूट है, मास्क के साथ, जो सिर से पांव तक लकड़ी के कांटों से ढका है। 2014 से एक तस्वीर, जिसे ओरिजिनल पोस्ट कहकर 1800 के साइबेरियन बियर हंटिंग सूट बताया जा रहा है, इंटरनेट पर वायरल हो रही है और लोग इसके असली उद्देश्य पर कयास लगा रहे हैं। अभी हमें पक्का नहीं पता कि ये है क्या, क्योंकि इसके काम, भौगोलिक या सांस्कृतिक मूल की पूरी जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ सबूत बताते हैं कि शायद इसका इस्तेमाल 18वीं या 19वीं शताब्दी में जर्मनी या स्विट्जरलैंड के त्योहारों में नाटक के रूप में हुआ होगा। हम इतना जानते हैं कि जुलाई 2021 में ये सूट टेक्सास के ह्यूस्टन में मेनिल कलेक्शन में था और उनके विटनेसेस सलियस्ट विजन प्रदर्शनी का हिस्सा था। जो भी हो, अगर मैं भालू होता, जो मैं लगभग हूँ, मैं इससे या इसके गिरोह से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहूंगा भाई। सिगी स्टारडस्ट। क्या आपका पार्टनर कभी एक जैसी ड्रेस पहनने की जिद करता है क्योंकि उन्हें लगता है ये प्यारा लगेगा? लेकिन मान के चलो आपका पार्टनर घोड़ा है। हाँ, 1550 के दशक में सिगिस्मुंड लिथियोनिया के बड़े ड्यूक ऑफ पोलैंड के राजा ऐसे ही शानदार ढाल में घूमते थे जो उनके घोड़े से बिल्कुल मिलती थी। यह सेट मशहूर जर्मन कारीगर कुंज लोचनर ने बनाया, जो उनकी बहन का तोहफा था। उनकी बहन सोचती थी कि यह ढाल इतनी कमाल की है कि दुश्मन डरकर हमला ही नहीं करेंगे। हाँ, शायद उन्हें युद्ध का मतलब नहीं पता था। फिर भी ये ढाल स्टील, पीतल, चमड़े और रेशम से खूबसूरती से सजी थी, जिसमें खुलने बंद होने वाला हेलमेट भी था ताकि वो आराम से देख सकें। घोड़े की ढाल भी इससे पूरी तरह से मैच करती थी। सोने की काठी से लेकर चेहरे के गार्ड पर सुनहरे मेढ़े के सींग तक सिगिस्मुंड की ढाल पर नक्काशी थी, पर कोई घोड़े के साथ नहीं। शायद उन्हें डर था कि घोड़ा उनसे बेहतर पहन लेगा। मूव्स लाइक थे जिब्बा। हम सब ने यूरोपियन नाइट्स के बारे में सुना है, जो प्लेट और चेन पहनकर तलवारों से लड़ते थे। लेकिन उन योद्धाओं का क्या जो बहुत गर्म जगहों में रहते थे? वो इतने वजनदार धातु तो नहीं पहन सकते थे, वरना गर्मी से बेहाल हो जाते हैं ना। सब सहारन अफ्रीका, खासकर साहिल क्षेत्र में योद्धा मोटी रजाई वाली ढालें पहनते थे, जिन्हें जिब्बा कहते थे। कपास से बनती थी और लगभग 4.5 किलो की होती थी, कुछ वैसी ही जैसे यूरोपियन नाइट्स अपने धातु के कवच के नीचे गैम्बिसन पहनते थे। जिब्बा योद्धा की खाल को गर्मी और रगड़ से बचाती। उन्हें इतना पसंद था कि उनके घोड़े भी इन्हें पहनते थे। वो बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों। ये रजाई वाला कोट तलवार, चाकू और भाले रोकने में मजबूत था, पर गोलियों के लिए कमजोर था। 1896 में ओम दुरमान की लड़ाई में तोपों से लैस एंग्लो इजिप्शियन सेना के खिलाफ 12,000 से ज्यादा सूडानी योद्धा जो ये जिब्बा पहने थे मारे गए। लगता है सबसे अच्छी ढाल की भी अपनी एक सीमा होती है। क्रेजी बोन्स। हम सब जानते हैं कि नाइट्स बहादुर, वीर और खूबसूरत होते थे। अरे शायद आखिरी वाला नहीं। मिलिए सेवियर्ड हेलमेट से। आज सेवियर्ड्स उन शानदार घुड़सवार टुकड़ियों को कहते हैं जिन्हें चार्ल्स इमैनुअल सेवॉय के ड्यूक ने बनाया था। 17वीं शताब्दी में ये हेलमेट काले स्टील से बनते थे और जानबूझकर डरावनी खोपड़ी जैसे दिखते थे। खैर, डरावना होने में तो ये कामयाब रहे। इनके डिजाइन की वजह से इन्हें टोडेन कोपफ कहते थे, यानी जर्मन में इसका मतलब है मौत का सिर। अगर डरावना होना काफी नहीं था तो ये हेलमेट व्हील लॉक बंदूकों की गोलियां भी झेल सकते थे और पहनने वाले को बचा सकते थे। तो भले ही इन खोपड़ी चेहरे वाले अजीबों को गोली मार दो, वो फिर से खड़े हो जाते। अरे यार, इनसे लड़ना किसी डरावनी फिल्म में होने जैसा होगा मेरे भाई, है ना। डरावनी खोपड़ी। आप में से जो जापानी संस्कृति को अच्छे से जानते हैं, मेरा मतलब ढेर सारा एनीमे देखना नहीं है, आपको पता होगा कि समुराई मास्क यानी मेन गो या मेन योरोई उससे बढ़कर कुछ भी मजेदार नहीं। सोमेन वो मास्क थे जो पूरे चेहरे को ढकते थे। इन्हें बड़े रैंक वाले समुराई पहनते थे और ये चमकदार धातु या चमड़े से बनते थे, जिन्हें कई रंगों में रंगा जाता था। इन मास्क की शैली बहुत ही अलग सी थी, पर मुझे रेसे शैली सबसे ज्यादा पसंद है। ये गुस्से और आक्रामक लुक के साथ बनाए जाते थे ताकि किसी भी दुश्मन को डराया जा सके। कुछ मास्क लोक कथाओं के राक्षसों जैसे थे, तो कुछ में भालू या तानुकी जैसे जानवरों के बालों से बनी हुई मूछें थी। इन्हें देखकर शायद लगे कि पहनने वाले गर्मी से परेशान होते होंगे, और आप सही समझ रहे हैं। इनमें इतना पसीना निकलता था कि कुछ मेनगो में ठुड्डी के नीचे पसीना निकलने का छेद होता था। अरे यार, ये तो एनीमे में दिखाते ही नहीं है। टेंटा कैप। मैं अभी समुराई से पीछा नहीं छुड़ा रहा, कम से कम 16वीं शताब्दी के हेलमेट को देखने से पहले तो नहीं। वाह, इस हेलमेट को काबुटो कहते हैं।
जिसका बाउल 28 स्टील प्लेटों से बना है और नेक गार्ड 5 स्टील प्लेटों से, जो लैकर्ड चमड़े से ढके और रेशम के धागों से जुड़े हैं। सोने से मढ़ा ऑक्टोपस जो लोहे पर माचे से ढका है, इसे निकाला जा सकता था। ये इस बात पर निर्भर करता था कि समुराई कहाँ जा रहा है, यानी वो लड़ाई में सिर पर ऑक्टोपस लगाकर तो नहीं जाता। इस शानदार ढाल का मालिक कोई बड़ा समुराई होता था, जिसके लिए काबुटो उसकी ऊंची हैसियत दिखाता था। कोई आश्चर्य नहीं है कि वो अपने सर पर ऑक्टोपस क्यों चाहता, क्योंकि जापान में ऑक्टोपस बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक है, जो लोगों के बीच समुद्र और उसके जीवों के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। यार ये तो गजब की बात है। हुज्जाह योद्धा। जब तुम्हारी दादी कहती हैं, अरे तू तो फरिश्ता है, तो मतलब तू अच्छा और शरीफ है, पर शायद वो कुछ और सोचती अगर उसने पोलिश हुस्सार की टुकड़ी को अपनी तरफ आते देखा होता। ये भारी घुड़सवार 1503 से 1702 तक पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ के लिए लड़े। इन शानदार योद्धाओं में पहली चीज जो तुम देखते वो थे उनके क्यूरास पर लगे बड़े पंख। चील, बाज या गिद्ध के पंखों से लकड़ी के ढांचे पर बने ये देखने में गजब के लगते थे। हुस्सार्स शॉक ट्रूप्स थे। उनके खड़खड़ाते पंखों का नजारा और आवाज दुश्मन के घोड़ों को डराती, और सच कहूं तो दुश्मन को भी। हुस्सार की बाकी ढाल हल्की और आरामदायक थी, जिसका वजन करीब 15 किलो था, ताकि आसानी से हिल सके। इससे हुस्सार्स तेज रहते और अपने घोड़ों को लंबे वक्त तक पूरी रफ्तार से दौड़ा सकते। अब इतने फरिश्ते जैसे नहीं लगते ये, है ना। लेबार्ड्स का कमाल। हम सब खुद को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, कोई ड्राइंग से, कोई पेंटिंग से, तो कोई ढालें बनाकर। 1550 के दशक में एलिसियोस लेबार्ड्स ढालों के उस्ताद थे। उन्होंने होली रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन द्वितीय के लिए ये सेट बनाया। स्टील और पीतल से जड़ा ये रोमन पौराणिक कहानियों के दृश्यों से खूब सजा था, जिसमें छोटे छोटे हेराक्लिस बिखरे हुए थे। पर यह उनकी इकलौती शानदार ढाल नहीं थी। 1563 से 64 के बीच लेबार्ड्स ने फिर कमाल किया और स्वीडन के राजा एरिक 14 के लिए यह गजब की परेड ढाल बनाई। जाहिर है उन्हें पौराणिक कहानियां बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसमें मेडुसा का डरावना चेहरा इस काले टुकड़े की बारीक नक्काशी में छुपा था। वैसे जहां तक मुझे पता है दोस्तों, इसे देखने से आप पत्थर तो नहीं बनेंगे। घोड़े से गिराना। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मन जेस्टिंग के इतने दीवाने थे कि उन्होंने गेस्टेज बनाया, यानी शांति का जॉस्ट। इसमें दो लोग कुंद भालों से एक दूसरे पर हमला करते थे। मकसद था विरोधी को घोड़े से गिराना या उसकी ढाल पर भाला तोड़ना। शांतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं लगता। इस ढाल की खास बात थी कि घोड़ा भूसे से भरा चेस्ट बोल्स्टर पहना करता था, जो टक्कर में सवार के पैरों और खुद को बचाने के लिए बम्पर का काम करता था। घोड़े के सर पर आंखों को ढकने वाला शेफ्रॉन भी होता था, ताकि वो हमले से डरे नहीं। भाई मैं तो आंखों पर पट्टी बांधकर पागलों की तरह भागता हूँ। 1580 और 90 के दशक में यूरोप में जेस्टिंग पुरानी बात हो चुकी थी, लेकिन जर्मन राज्य सैक्सोनी में ये काम अपने चरम पर था और इस तरह की शानदार ढालें बनती रहीं जो प्रतियोगिता में सबसे अलग दिखाई दें। पूरा सेट 40 किलो से ज्यादा का था, यानी औसत आदमी के वजन का लगभग आधा। इस वजन का बड़ा हिस्सा कंधे की मोटी शील्ड से था, जो भाले की टक्कर के बाद सवार के धड़ को एक टुकड़े में रखने के लिए बनी थी। कहा जाता है ये ढाल ड्रेसडेन में एक शादी के टूर्नामेंट में पहनी गई थी, और सोचो मैं अपनी शादी में डीजे का खर्च भी मुश्किल से उठा पाया था। खोपड़ी में कील। दोस्तों मुझ पर यकीन करो, मैं लड़कियों को समझता हूँ, और जब मैं कहता हूँ कि लड़कियों को सिर से निकले पंखों से ज्यादा कुछ नहीं भाता, तो मानो अरे सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं भाई। यह 18वीं शताब्दी के चीनी शाही दरबार के बड़े अधिकारियों के लिए काम करता था। कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। इस समारोही ढाल को दिंगजिया कहते हैं, यानी कीलों वाली ढाल। इसमें आस्तीन वाली जैकेट और टखने तक की स्कर्ट होती है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कपड़े की परतों में कीलित ओवरलैपिंग प्लेटों से बनी थी, जिनके कील के सिरे बाहर दिखते थे। अब ये लड़ाई के लिए बिल्कुल ही बेकार थी, तो अधिकारी इसे असली जंग में खराब नहीं होने देते थे। इसलिए इतनी शानदार टोपी से एक पंख भी गिराने का रिस्क नहीं ले सकते थे। बहुत ही बढ़िया भाई। ओह रब्बा। 1672 में स्विस शहर विल में एक अजीब पैकेज आया। ये कोई साधारण पैकेज नहीं था। ये थे सेंट पैनक्रेटियस, एक शहीद संत। आप सोच रहे होंगे कि मैं उनकी मूर्ति की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या यूं कहें तो उसका बाकी बचा जो था। वो पहले रोमन सैनिक की वर्दी में आए, लेकिन शहर के कैथोलिक चर्च में दशकों तक रखे जाने के बाद उनके अवशेषों को आखिरकार 18वीं शताब्दी में जर्मनी के ऑम्सबर्ग में एक चांदी के कारीगर ने बनाई हुई ढाल में रख दिया। क्या बढ़िया ढाल थी यार।
ये परेड ढाल जिसमें उन्हें सजाया गया, उसमें हेलमेट पर सुनहरा मंडल था और चांदी की ट्यूनिक जैसी पोशाक जो नीचे के हिस्से को ढकती थी। जाहिर है ये लड़ाई की ढाल तो नहीं थी, लेकिन इसने शहीद के अवशेषों को शान से दिखाने का मजबूत ढांचा बनाया। लेकिन क्यों? 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट क्रांति उत्तरी यूरोप में जोरों पर थी और कैथोलिक चर्च लूटे जा रहे थे। अपनी सजावट के लिए कुछ नया ढूंढते हुए कैथोलिक चर्च रोमन के कैटाकॉम्स में मिले पवित्र अवशेषों की ओर मुड़ा। कंकालों को जोड़ा गया, गहनों और कपड़ों से सजाया गया और यहाँ तो ढाल में भी रखा गया, फिर प्रदर्शन के लिए लाया गया। अरे भाई, ये कहानी तो मेरी रूह कपा देगी। टेलोस ऐतिहासिक ढालें भले ही शानदार हों, लेकिन वीडियो गेम्स की भविष्य वाली ढालें तो गजब की हैं। जैसे ईवी ऑनलाइन का कॉम्बैट सूट, देखो तो कितना कमाल का है। काश कि असल में होते। और हैरानी की बात यह है कि ये ढालें लगभग सच में हैं। 2013 में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने टैक्टिकल्स असॉल्ट लाइट ऑपरेटर सूट यानी TALOS की घोषणा की। वाह, ये तो वीडियो गेम जैसा लगता है। TALOS में पावर्ड एक्सोस्केलेटन था जो पहनने वाले की ताकत, रफ्तार और सहन शक्ति बढ़ाता था, उन्हें लगभग सुपर ह्यूमन बना देता था। ये एक्सोस्केलेटन 60% शरीर को ढकने वाली ढाल को सहारा देता था जो राइफल की गोलियों से बचाती थी। आज की ढालों के 18% कवरेज के मुकाबले में ये बड़ा सुधार था। भारी हेलमेट, ढाल और वेस्ट को एक मजबूत लचीली स्पाइन से जोड़ा गया था और सब कुछ एक छोटे पावर पैक से चलता था। अफसोस है कि जो सुपर सोल्जर बनने का सपना देख रहे थे वो फरवरी 2019 में टूट गया, जब TALOS को अव्यावहारिक माना गया। इसके बजाय स्पेशल ऑपरेशंस ने खास लोड बेयरिंग सिस्टम जैसे XOS2 पर ध्यान देने का फैसला किया। यह एक्सोस्केलेटन ताकत बढ़ाता है जिससे पहनने वाला लंबे समय तक 90 किलो तक उठा सकता है और यहाँ तक कि 3 इंच मोटी लकड़ी को पंच कर सकता है। खैर, ये तो सही दिशा में एक ताकतवर कदम है मेरे भाई। रटनिक पैक अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस भी भविष्य की ओर देख रहा है। रूस का रटनिक 3 सूट TALOS पुरानी तकनीक से भरा लगता है। ये भी पावर्ड एक्सोस्केलेटन है जिसका निचला हिस्सा टाइटेनियम फ्रेम से बना है जो पीठ पर छोटे पावर पैक से जुड़ा है और ज्यादा ताकत व सहन शक्ति देता है। शार्प नेल से बचाव के साथ रटनिक की बाहें और धड़ खास कपड़े से ढके हैं जो गर्मी को रोकता है और इंफ्रारेड इमेजिंग से पहनने वाले को छिपाता है। लेकिन इस ढाल का सबसे खास हिस्सा हेलमेट है जिसमें लेजर निशाना सिस्टम और सारे कनेक्टेड सिस्टम के लिए डिजिटल डिस्प्ले है, बिल्कुल आयरन मैन सूट जैसा। ये इतना एडवांस लगता है कि सच नहीं है, यह शायद है ही नहीं। पहले कहा गया था कि सूट 2020 तक तैयार होगा, पर अब 2025 है। कुछ का कहना है कि इसे रद्द करके सोतनिक नाम का नया मॉडल लगाया जाएगा। लगता है मुझे फिलहाल वीडियो गेम से ही काम चलाना पड़ जाएगा भाई। दोस्तों, आपको कौन सी ढाल सबसे ज्यादा पसंद आई नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।